जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा एस एकेडमी में। हमारी ये पॉलिटिक्स सीरीज चलाई जा रही थी, उसी के अंतर्गत हमने अब तक कई सारे चैप्टर को अच्छे से ख़त्म कर लिया है। आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा पंचायती राज, यानी कि पंचायतों के बारे में। और मैं कोशिश ये करूँगा कि पंचायतों से संबंधित जितने बेसिक पॉइंट, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट और कहाँ कहाँ से और क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पंचायती राज महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफ़ी आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इससे एक आध क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। और इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा समितियों से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी समिति कब बनी थी, ठीक है, किससे संबंधित थी वो। तो आज मैं इस टॉपिक के अंतर्गत आपके लिए कई सारी चीज़ें बताऊंगा महत्वपूर्ण, जैसे कि पंचायतों से संबंधित कौन कौन सी समितियां पंचायतों से संबंधित हैं। जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति है, पीवी सिंघवी समिति है, ठीक है। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पंचायतों से संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुआ था, किसके समय हुआ था, ठीक है। और एक बात और बताएंगे हम तुम्हें यहाँ में कि सबसे महत्वपूर्ण बात होती है 73वें संविधान संशोधन की कौन कौन सी विशेषताएं थी, ठीक है, उनके महत्वपूर्ण कौन कौन से फीचर्स थे उनके बारे में चर्चा करेंगे और कुछ एक आध पॉइंट और बताएंगे हम आपके लिए। तो ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हम बात करें पंचायतों की। तो ध्यान रखना, आपको एक बात याद होगी, आपने पूरा संविधान अच्छे से पढ़ा होगा, आर्टिकल सारे पढ़े होंगे, लेकिन डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 40 आप पढ़ते होंगे। तो आर्टिकल 40 में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि पंचायतों का गठन होना चाहिए। पढ़ा है आपने अच्छे से, तो आपने आर्टिकल 40 को पढ़ा होगा। तो आर्टिकल 40 के अंतर्गत पंचायतों के बारे में जिक्र हुई थी, लेकिन ध्यान रखना जब हमारा मूल संविधान बना था तो पंचायतों के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया था। बस इतना लिखकर छोड़ दिया था कि पंचायतों के गठन संबंधित जो अधिकार दिए जाएंगे वो उस राज्य के जो विधानमंडल होगी उसको दिए जाएंगे। तो इससे संबंधित तो हमारे अगर हम बात करें कि मूल संविधान जब हमारा लागू हुआ था तब क्या पंचायती राज सिस्टम था? नहीं था। लेकिन जब उसको संवैधानिक रूप से जो मान्यता मिली है वो 73वें संविधान संशोधन के रूप में मान्यता मिली है, तभी से जो हमारी पंचायतें थी वो अब क्या होगी, उन्हें संवैधानिक मान्यता मिलने लगी। और आपने देखा होगा कि प्रत्येक राज्य में आप जब जाओगे, ग्राउंड स्तर पर जाओगे तो वहाँ पंचायतें मिलती हैं। इसका महत्वपूर्ण विशेषता इसलिए और हो जाती है क्योंकि पंचायतें ये शो करती हैं कि संविधान ने शक्तियों को केंद्रीकृत नहीं बल्कि विकेंद्रीकृत कर दिया है। यानी कि केंद्रीकृत का मतलब ये होता है कि शक्तियों को उठाकर एक में ले लेना। यानी कि मूल संविधान से पहले हम ये मान सकते हैं कि जो पंचायतों की जो बारे में कुछ नहीं बोला, यानी कि संविधान ने पंचायतों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया था, तो हम कह सकते हैं कि मूल संविधान ने शक्तियों को क्या केंद्रीकृत कर दिया था राज्य को। लेकिन जब आगे चलकर कि ये कमी महसूस होने लगी कि नहीं, अब शक्तियों का विकेंद्रीकृत होना जरूरी है। क्योंकि सपोज करो कोई व्यक्ति गांव का व्यक्ति है और उस गांव के व्यक्ति को कोई ज़्यादा समस्या हो रही है किसी बात को लेकर के, गली नाली सड़क स्कूल और बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उनको लेकर के वो डिस्ट्रिक्ट स्तर तक और स्टेट स्तर तक किसके पास जाएगा, उसे समस्या होगी। तो इसी को देखते हुए हम इतिहास के बैकग्राउंड में थोड़ा चलते हैं। आपने देखा होगा ऋग्वेद में भी पंचायतों की बात सुनने को मिलती है, ठीक है। अगर हम इतिहास का बैकग्राउंड देखें तो ऋग्वेद में, ठीक है, इनमें जो ऐतिहासिक थी इनमें मान्यता थी पंचायतों को लेकर। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश शासन आया तो ब्रिटिश शासन ने क्या किया, अपना औपनिवेशिक सत्ता स्थापित कर दी और पंचायतों का महत्व खत्म कर दिया। उन्होंने क्या, जमीन से लेकर के और टॉप तक अपना ही शासन जमाए रखा। इसी को देखते हुए जब थोड़ा और आगे आप बढ़ोगे तो स्वतंत्रता संघर्ष के जो अग्रणी नेता थे महात्मा गांधी जी बहुत ज़्यादा फोकस करते थे पंचायतों पर। गांधी जी का ये मानना था कि यदि आपको भारत देश को यदि विकसित करना है, समृद्ध करना है, तो इसके लिए आपको पंचायतें बनानी पड़ेंगी। पंचायतें इसलिए बनानी पड़ेंगी क्योंकि ग्रामीण, अगर आपको असली भारत देखना है तो असली भारत गांव में ही बसता है। तो गांधी जी ये चाहते थे कि गांव के व्यक्ति क्या हो, खुद पर डिपेंड हो जाएं, यानी कि वो किसी दूसरे पर निर्भर ना रहें, वो खुद पर ही डिपेंड हो जाएं
और अपने समस्याओं का समाधान खुद करें। यानी कि जो ग्राउंड स्तर की जनता है, ग्रामीण जनता है, वह अपनों में से ही किसी एक सदस्य को चुने और उन्हें राज्य सरकार द्वारा कुछ शक्तियां दी जाएंगी, कुछ संसाधन आवंटन किए जाएंगे। उनके माध्यम से क्या होगा, उनकी समस्या को निराकरण हो सकेगा। इसी चीज को लेकर के अब जब संविधान का निर्माण हो रहा था, उससे पहले गांधी जी और अंबेडकर में मतभेद शुरू हो गया, क्योंकि गांधी जी और अंबेडकर में जो मतभेद था वो वैचारिक स्तर पर था। वैचारिक स्तर पर कैसे था, गांधी जी ये कहते थे कि गांव में पंचायतें होनी चाहिए और अंबेडकर ये कहते थे कि नहीं, पंचायतों का जो स्वरूप है, पंचायतों का जो स्वरूप है, जो आदिकाल से जो पंचायतों का स्वरूप रहा है, उसमें एक जो बाहुबली टाइप का जो वर्चस्व होता है, उसी का वर्चस्व बना रहता है और जो निम्न वर्ग होता है उसको वो अधिकार, वो समुचित अधिकार नहीं मिल पाते। इसी को लेकर के दोनों विवाद रहा, क्योंकि अंबेडकर का यह मानना था कि यदि पंचायतों को यदि आप शक्तियां प्रदान कर देते हो तो क्या होगा, जो गांव का जो सबसे कह सकते हैं जो अधिक शक्तिमान, जैसे कि शक्ति संपन्न व्यक्ति होगा, वो पंचायत का मुखिया बन जाएगा और फिर वो व्यक्ति शोषण करना शुरू कर देगा। अभी हम आज़ादी हुई है हमारी, अभी हम अंग्रेजों के चंगुल से जो गुलामी की जो बेड़ियां थी उनसे हम अलग हुए हैं, लेकिन फिर अगर ऐसा होगा तो स्थिति में कभी सुधार नहीं होगा। शायद ऐसा ही कुछ रहा होगा संविधान निर्माताओं के मूड में, तो उन्होंने संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं करवाई पंचायतों को। लेकिन आगे चल करके जब 73वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें पंचायतों को मान्यता मिलना शुरू हो गई और उसी को देखते हुए जब ऐसा समय आ गया जब 1992 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, जिसमें राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने क्या हुआ, ये सब चीज़ देखी और देखने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि नहीं, अब संविधान में संशोधन की आवश्यकता है और पंचायतों को बनाने की जरूरत है। तो उसी को देखते हुए पंचायत 73वां संविधान संशोधन आया और 74वां संविधान संशोधन आया। तो आज हम ग्रामीण भारत के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आप देखते होंगे हमारे संपूर्ण भारत में दो वर्ग हैं, एक शहरी वर्ग और एक ग्रामीण वर्ग। तो शहरी वर्ग, तो जब शहरी वर्ग नाम आते ही हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि वो लोग तो संपन्न हैं, क्योंकि उनके पास उद्योग धंधे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो संपन्नता है उनमें। लेकिन जो ग्रामीण स्तर की बात आती है तो ना तो वहाँ अच्छी तरीक़ा से उद्योग स्थापित हो पाए हैं और ना ही उनके पास अच्छी एजुकेशन है। तो उसी को देखते हुए ग्रामीण भारत का विकास और उद्धार किस प्रकार से कर सकते हैं, इसी को लेकर के 73वां संविधान संशोधन आया और उसी में कई सारी बातों का प्रावधान था। तो हम उन्हीं के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे और मैं आपसे उम्मीद ये करूँगा कि आप इसको 1 से 2 बार लेक्चर को सुनिए और इसकी जो विशेषता मैं बताता जाऊं उनका अच्छे से अध्ययन करते चलिए हमारे साथ, ठीक है। तो चलिए हम अपने मूल विषय पर आते हैं और हम बात करेंगे सबसे पहले पंचायतों के बारे में, ठीक है। आखिर ये है क्या, तो देखो पंचायती राज सिस्टम, देखो ये हम आपको टॉपिक दिखाना, ये है पंचायती राज, ठीक है। हम पंचायती राज के बारे में ही पढ़ेंगे, यानी कि जो पंचायतें होती हैं उनका स्वरूप कैसा है, उनका चुनाव कैसे होता है, किस किस समिति ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी, उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो देखो हम थोड़ी बात कर लेते हैं। यहां पर आपको दिख रहा होगा अच्छे से, तो यहां पे हम हल्का बात करते हैं। ये ठीक है, देखो पहले हम देखते हैं परिचय, ठीक है। तो देखो हमारे संविधान में मूल रूप से ये नहीं था। आपको एक बात याद रखनी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या मूल संविधान में पंचायतें थी? नहीं थी, ठीक है। तो जो पंचायतें थी वो मूल संविधान में जब 26 जनवरी 1950, जब 26 जैन 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय पंचायतें नहीं थी, ठीक है, उस समय पंचायतें नहीं थी। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। आपको इस पर स्टार लगा लेना, आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि जो राष्ट्रीय पंचायती दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, इस पर भी स्टार लगा लेना, इसे संविधान में शामिल किया गया, ठीक है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पंचायतों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। तो आपको याद रखना है 1992 में हुआ था 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, इस पर स्टार लगा लेना।
73वां संविधान संशोधन हुआ था, संविधान में संशोधन करना पड़ा था, 73वां संविधान संशोधन, और पंचायत संविधान में ऐड कर दी गई। उसके बाद डेट थी 1992। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब अगला है, इसका निर्माण जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए हुआ। ठीक है, वही बात जो मैंने आपको भी शुरुआत में कुछ बातें बताई थी कि जो पंचायतों का जो निर्माण हुआ है वो बेसिकली राज्य की शक्तियों, क्योंकि राज्य के पास क्या थे, बहुत सारी शक्तियां थी और बहुत सारे अधिकार थे, तो उन कुछ अधिकारों को, कुछ शक्तियों को अब पंचायतों को भी दे दिया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ग्राम पंचायतों में जो उद्भव हुआ है, जो संविधान में उनको ऐड किया गया है, ये लोकतंत्र के विकास को दिखाता है और शासन के विकेंद्रीकृत स्वरूप को भी दिखाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं हल्का इसके बारे में, ये हमारी बात क्लियर होगी। अब आते हैं कुछ समितियां। ठीक है, कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस किस समिति ने कौन कौन सी बात कही थी। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले बनी थी, वो बनी थी बलवंतराय मेहता समिति। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी समिति सबसे पहले बनी थी, कौन सी बाद में बनी थी। आपसे ये पूछा जाएगा कि इस समिति ने क्या क्या सुविधाएं यानी क्या क्या सिफारिश की थी, या फिर इस समिति में क्या क्या प्रावधान थे, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए देखो कैसे पूछा जाएगा। पहले आपसे यही पूछा जाएगा क्या बलवंतराय मेहता समिति किससे संबंधित थी। पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। ध्यान रखना, बलवंतराय मेहता समिति जो है ये पंचायतों के विकास से संबंधित थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये जनवरी 1957 में बनी थी। डेट याद करो तो कर लेना, लेकिन डेट से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, याद कर लेना, डेट से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन जनवरी 1957 में बनी थी। उस समय सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1992, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस पर स्टार लगा लेना कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। तो सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था वो 1952 में शुरू हुआ था। ठीक है, तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ठीक है, द्वारा किए गए कार्यों को जांच करने के लिए समिति बनी थी। यानी कि जो राष्ट्रीय विस्तार सेवा थी 1953 में, और सामुदायिक विकास केंद्र, ठीक है, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना जो बनी थी, उसका जो मतलब उसने क्या क्या काम किया है। ठीक है, और इन योजनाओं से, इन कार्यक्रमों से किस किस व्यक्ति को कितना कितना लाभ हुआ है, तो इन सब की चर्चा करने के लिए ये समिति बनी थी। तो लेकिन बाद में इसने, इस पर स्टार लगा लेना आप। ठीक है, इसने 3 स्तरीय प्रणाली की बात कही थी, यानी कि पंचायतों में 3 स्तर होने चाहिए। 3 स्तर कौन कौन से, देखो हम बात कर लेते हैं। एक तो है हमारा जिला स्तर, ठीक है, एक तो हो गया जिला स्तर, एक हो गया हमारा ब्लॉक स्तर, एक हो गया हमारा ब्लॉक स्तर, और तीसरा हो गया ग्राम स्तर। ठीक है, ये 3 स्तर की बात की थी इसने। बात क्लियर हुई? यानी कि जो बलवंतराय मेहता समिति थी उसने 3 स्तरीय प्रणाली की बात की थी कि जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो ग्राम स्तर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो ग्राम स्तर पर ही जो पंचायतों का जो गठन होता है वो ग्राम स्तर पर होता है। ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख होता है, और जिला स्तर पर कौन होता है, जिला अध्यक्ष या फिर जिला प्रमुख। ठीक है, ये सब लोग बैठे होते हैं। अब एक बात और, ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायतों को जो काम मिलता है वो बेसिकली ब्लॉक के माध्यम से मिलता है। उसके बाद ब्लॉक को जो अधिकार मिलते हैं वो जिला से मिलते हैं, और जो जिला स्तर पर जो समितियां होती हैं उनका संबंध सीधा राज्य से होता है। उनका संबंध सीधा किससे होता है, उनका संबंध सीधा राज्य से होता है। बात क्लियर हुई? ये पूरा प्रोसेस है, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, सबसे लास्ट में कौन है फिर, राज्य। तो जो बलवंतराय मेहता समिति थी उसने 3 स्वरूपों की बात की थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बलवंतराय मेहता समिति ने कितने स्तर की बात की थी, तो बलवंतराय मेहता समिति ने 2 स्तर की बात की थी। 3 स्तर की बात की थी, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। ठीक है, इनकी 3 की बात की थी। इसके बाद इसने ये कहा था कि ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन करवाने पर ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव करवाया जाए। यानी कि इसने बोला था कि ग्राम स्तर पर जो चुनाव होगा वो होगा प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि ग्राम स्तर पर जो व्यक्ति चुना जाएगा उसका चुनाव जनता करेगी डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला, इसने बोला ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर जो चुनाव होगा उसका जनता अप्रत्यक्ष रूप, मतलब जनता नहीं करेगी, उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। जैसे कि आप देखते होंगे जो उत्तर प्रदेश में जो चुनावी सिस्टम के जो पंचायती राज का सिस्टम है वो इसी प्रकार से है। ग्राम स्तर पर जो
ग्राम प्रधान होता है, उसका चुनाव जनता करती है प्रत्यक्ष रूप से। उसके बाद ऊपर होता है ब्लॉक स्तर, ठीक है। जो ब्लॉक स्तर होता है, ब्लॉक स्तर पर जो ब्लॉक प्रमुख होता है उसका चुनाव जनता नहीं करती, बल्कि जनता द्वारा जो बीडीसी मेंबर होते हैं, बीडीसी मेंबर होते हैं, जो क्षेत्रीय पंचायत सदस्य होते हैं, बीडीसी, उत्तर प्रदेश में उनको बीडीसी बोला जाता है, अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से बोला जाता होगा, तो ये बीडीसी होते हैं, ठीक है। वो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं। वो बीडीसी मेंबर किसको चुनते हैं? ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। और ये कई सारे ब्लॉक प्रमुख मिलकर के किसको चुनते हैं? जिला स्तर पर जिला प्रमुख को चुनते हैं। ये सब सारी जो जिला अध्यक्ष होता है उसको चुनते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से पूरा प्रोसेस है। तो इसने ये बोला था कि जो पंचायत है, जो जमीनी स्तर पर जो पंचायत है, उनका जो चुनाव होगा वो जनता प्रत्यक्ष रूप से करेगी, और जो ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर जो इनके हेड होंगे उनका चुनाव जनता नहीं करेगी, बल्कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इनका चुनाव करेंगे। बात क्लियर हुई। इसने और एक और बात बोली, इसने बोली संसाधनों का हस्तांतरित कर दो, यानी कि ग्राम स्तर को दे दो। इसने कहा जो राज्य के पास जो संसाधन हैं उनका ट्रांसफर कर दो, ठीक है, उनका ट्रांसफर कर दो इन पंचायतों के लिए। आगे कौन सी बात बोली? अब यहीं पर क्या हुआ, राजस्थान पहला राज्य बना। राजस्थान, यहां पे स्टार लगा लेना आप, राजस्थान पहला राज्य बना जिसमें पंचायतें बनी थी, जो कि 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में बनी थी। आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, जो भारत में जो पंचायती राज प्रणाली शुरू हुई थी उसके अंतर्गत सबसे पहली जो पंचायत बनी थी वो कहाँ बनी थी? राजस्थान में। राजस्थान का एक नागौर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो नागौर डिस्ट्रिक्ट में पंचायत बनी थी 1959 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर की डेट क्यों रखी गई थी? 2 अक्टूबर की डेट इसलिए रखी गई थी क्योंकि आपको पता है 2 अक्टूबर के दिन को गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। तो गांधी जी की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायत बनी थी। आपको यहाँ पर स्टार, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, इस पर स्टार लगा लेना कि पहली जो पंचायत बनी थी वो कहाँ बनी थी। आपको ये भी याद रखना किस समिति की सिफारिश पर बनी थी, तो बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश पर बनी थी। आगे जब दूसरी पंचायत बनी थी वो बनी थी आंध्र प्रदेश में। इसको भी आपको स्टार लगा लेना है, क्योंकि देखो राजस्थान का नागौर वाला कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन अब आपसे ये पूछ ले कि दूसरी पंचायत कहाँ बनी थी, तो ये बनी थी आंध्र प्रदेश में 1959 में। इसी की डेट भी 1959 ही थी। मतलब राजस्थान का जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी 1959 में बनी थी, और जो आंध्र प्रदेश में भी 1959 में बनी थी, लेकिन सबसे पहले नागौर में बनी थी 2 अक्टूबर 1959, और 2 अक्टूबर के बाद जो बनी थी वो बनी थी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगला है तमिलनाडु में 2 स्तरीय पंचायत है, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायत प्रणाली है, यानी कि तमिलनाडु में 2 स्तरीय है, ठीक है। यहाँ तो वहाँ ब्लॉक स्तर होगा और जिला स्तर होगा, लेकिन जो पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय प्रणाली है, ठीक है। ग्रामीण स्तर होगा, ब्लॉक स्तर होगा, एक तहसील स्तर होगा और एक डिस्ट्रिक्ट स्तर होगा। इस प्रकार से पश्चिम, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तमिलनाडु में जो पंचायती चुनाव है उनका कितने स्तरीय चुनाव की बात की थी बलवंतराय मेहता समिति ने। तो बलवंतराय मेहता समिति ने तमिलनाडु में 2 स्तरीय की बात की थी, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय की बात की थी। इतनी बात क्लियर हुई। बलवंतराय मेहता समिति से इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। 1 से 2 बार वीडियो को देखना, या फिर एक ही बार में आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो एक ही बार में नोटिंग करते जाना, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली समिति के बारे में। अब हम बात करते हैं अगली समिति के बारे में। अगली थी अशोक मेहता समिति, ठीक है। अशोक मेहता समिति बलवंतराय मेहता समिति के जस्ट बाद आई थी अशोक मेहता समिति। यह क्या था? जनता पार्टी की सरकार द्वारा बनाई गई थी 1977 में। जनता पार्टी, यानी कि जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी 1970 से लेकर के 75 तक सरकार रही थी। आपातकाल के बाद जब तख्ता पलट हुआ तो जनता सरकार आई अस्तित्व में। तो जनता सरकार ने इस समिति का गठन हुआ था, और अगस्त 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की और 132 सिफारिश दी थी। 132 सिफारिश दी थी। आपको ये याद नहीं रखना 132 सिफारिश दी थी, बस आपको इतना याद रखना है कि जनता पार्टी की सरकार ने जो अशोक मेहता समिति थी, कमेटी समिति एक ही बात है, किसने बनाई थी? जनता पार्टी की सरकार ने। कब बनाई थी? 1977। इतनी बात क्लियर हुई। आपको एक बात और याद रखनी है कि अशोक मेहता कमेटी किससे संबंधित है? पंचायतों के विकास से संबंधित है। इतनी बात क्लियर हुई। चलो अब देखते हैं अब इसने कौन कौन सी सिफारिश की थी उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। देखो, इसने 2 स्तरीय प्रणाली की बात की थी, यानी कि जिला स्तर और तहसील स्तर।
और बलवंतराय मेहता समिति ने 3 स्तर की बात की थी, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। अब ये अशोक मेहता समिति जो आई है 1977 में, इसने क्या बोला है कि पंचायतों का जो सिस्टम होना चाहिए वो सिस्टम 2 स्तरीय होना चाहिए। 2 स्तरीय कैसे कैसे? पहला तहसील स्तर होना चाहिए, दूसरा जिला स्तर होना चाहिए। यानी कि इसने ग्राम स्तर और ब्लॉक स्तर को कैंसिल कर दिया, डायरेक्ट तहसील स्तर पे आ गई और ऊपर जिला स्तर। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय प्रणाली की बात की थी? 2 स्तरीय प्रणाली, तहसील स्तर और जिला स्तर। उसके बाद इसने कहा था शक्तियों का विकेंद्रीकरण करो। सही बात है, इस पर आप स्टार लगा लेना। इसने ये बोला था, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य से किसने बोला था कि आप अपनी शक्तियों को विकेंद्रीकरण करिए? तो अशोक मेहता समिति ने बोला था कि अपनी शक्तियों को विकेंद्रीकरण करिए। राज्य निर्वाचन आयोग होना चाहिए जो केंद्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बातचीत करके चुनाव करवाए। अब यानी कि इसने एक बात बोली, इस पर भी स्टार लगा लेना, कि जो पंचायतों के जो चुनाव की बात बोली थी कि चुनाव कौन करवाएगा और कैसे करवाएगा, तो ये अशोक मेहता समिति ने बोला था। अशोक मेहता समिति ने बोला था कि जो पंचायतों का जो चुनाव होगा वो राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग, अभी जो पंचायतों का चुनाव होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव करवाया जाता है। बात क्लियर हुई? आगे देखो, पंचायतों को कर इकट्ठा करने की शक्ति दे दी जाए। यानी कि अशोक मेहता समिति ने एक बात और बोली थी कि जो पंचायतें हैं वो खुद ही टैक्स इकट्ठा करेंगी। ठीक है, खुद ही टैक्स इकट्ठा करेंगे और उनका उपयोग करेंगे। जैसे आप देखते होगे, आप सोचते होगे कि पंचायतों के पास पैसा कहाँ से आता है, तो आप कभी गौर करना, जो आपकी पंचायत हो तो पंचायत में क्या होगा, पंचायत क्या करती है, जो मेला लगता है, बाजार लगता है, ठीक है, जो रेहड़ियाँ लगती हैं, तो उनसे वो लोग चंदा इकट्ठा करते हैं और उस चंदे का वो अपनी जो आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति करते हैं। बात क्लियर हुई? ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों के अधिकारी भागीदार हों। यानी कि ये थोड़ी इसमें नेगेटिव बात बोल दी थी, पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों के आधिकारिक भागीदारी हो। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहां से 2-3 से आपसे, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, 2 स्तरीय प्रणाली की बात की थी, शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात की थी, इलेक्शन राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा, कर इकट्ठा करने की शक्ति पंचायतों को है। ठीक है, आप ये पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन नहीं बनने वाला। अगला है एससी और एसटी के लिए सीटें आरक्षित, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जो पंचायतों में जो एससी और एसटी के लिए सीटें आरक्षित करने की बात कही थी, किस समिति ने की थी? तो ये की थी अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने यह कहा था कि जो पंचायतों में कुछ सीटें रिजर्व होनी चाहिए जनसंख्या के आधार पर, एससी और एसटी के लिए। उसके बाद पर इसे लागू करने से पहले जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी और ये समिति खत्म हो गई। बात क्लियर हुई? अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी, इतनी सारी सिफारिशें, इसने 132 सिफारिशें दी, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये क्योंकि 1970 का जो दशक था, 1980 का जो दशक था, इसमें क्या था, ये बहुत अस्थिरता का दशक था। यहां पर सरकार बन रही थी, गिर रही थी, बढ़ रही थी, गिर रही थी। उसी को देखते हुए जनता पार्टी की सरकार गिर गई और समिति का अस्तित्व खत्म हो गया। बात क्लियर हुई? चलिए अब हम अगली समिति की बात कर लेते हैं। अब तक हमने अशोक मेहता समिति की बात कर ली, अब कर ले जेबी राव समिति की बात करें हम। ठीक है, जेबी के राव। ठीक है, जेबी के राव जो समिति थी, इसने कौन कौन सी बातें बोली? देखो, इनकी बस ज्यादा नहीं, 2-2, 3-3 बात महत्वपूर्ण थी। बस इंपोर्टेंट अशोक मेहता समिति, बलवंतराय मेहता समिति, ये ज्यादा इंपोर्टेंट थी। उसके बाद इसने क्या बोला था, 1995 में योजना आयोग द्वारा बनाई गई। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो जीबी के राव जो जी है, ठीक है, आपको थोड़ा इसमें करेक्शन कर लेना हल्का सा, एक मिनट। जीबी के जो राव समिति बनी थी, किसने बनाई थी? ध्यान रखना, ये किसी सरकार ने नहीं बनाई थी, बल्कि ये योजना आयोग ने बनाई थी। ठीक है, जो भारत सरकार का जो थिंक टैंक था योजना आयोग, उसने ये समिति बनाई थी। आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा कि जीबी के जो राव समिति थी वो किसने बनाई थी? वो बनाई थी योजना आयोग ने। ठीक है, ये भारत सरकार का थिंक टैंक है। इसमें कहा कि जिलों को शक्तियां दो, गांव को नहीं। इसने एक बात बोली थी
कि जो आपको जो शक्तियां जो राज्य सरकार जो अपनी शक्तियों का जो हस्तांतरण कर रही है पंचायतों की ओर, वो क्या करे, वो डिस्ट्रिक्ट यानी कि वो राज्य को ना, वो क्या करे, वो शक्तियां राज्य को दे, गांव को नहीं। ये कौन सी बात भाई? यानी कि ये तो नेगेटिव बात हो गई। जो गांधी जी चाह रहे थे, जो गांधी जी जिस सपने जो उनने सपना देखा था, जिस भारत का सपना देखा था, ये तो उसके बिल्कुल विपरीत हो गई कि अब डिस्ट्रिक्ट इस तरह को शक्तियां नहीं तो गांव को शक्तियां नहीं दो, तो ये भी ज्यादा सफल नहीं हो पाई। ठीक है, ये भी ज्यादा सफल नहीं हो पाई। बस आपको इतना याद रखना है मोटा मोटा कि जीबी की जो राव समिति थी वो पंचायतों से संबंधित थी। बस इतना याद रखना है। अगर डिटेल में याद पूछ ले तो ये पूछ लेगा समिति का निर्माण किसने किया था? योजना आयोग ने किया था। अब है LM सिंघवी समिति, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। इस पर आपको डबल ट्रिपल स्टार लगाना है, यहाँ पर इस पर IMP लिख लेना, इंपोर्टेंट है। ठीक है, पंचायतों में सबसे महत्वपूर्ण इसी को मानेंगे क्योंकि यही वो समिति थी जिसमें संवैधानिक मान्यता मिली थी पंचायतों को। कौन सी? LM सिंघवी समिति थी। ये राजीव गांधी की सरकार द्वारा 1986 में बनाई गई थी। यानी कि जब 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हो जाती है, उसके बाद राजीव गांधी को, ठीक है, राजीव गांधी को क्या है, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है, राजीव गांधी को जब प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है तो उसी दौर में राजीव गांधी के कार्यकाल में ही LM सिंघवी समिति का निर्माण होता है। और LM जो सिंघवी समिति है ये कह देती है कि अब बस, अब ऐसा करो, तुमने बहुत समिति बना ली, बहुत आयोग बना ले, अब ये समिति लास्ट है। और इस समिति के माध्यम से क्या होगा, अब जो पंचायतें हैं वो संविधान में ऐड कर ली जाएंगी संवैधानिक रूप से। ठीक है, तो LM सिंघवी समिति द्वारा पंचायतों को संवैधानिक मान्यता मिली। पहली बार बोला, इस समिति ने पहली बार बोला कि अब पंचायतों को संवैधानिक मान्यता मिले। ठीक है, और फाइनली संवैधानिक मान्यता मिल गई। फिर आती है थुंगन समिति। ठीक है, थुंगन समिति, तो थुंगन समिति का क्या मतलब है? थुंगन समिति 1988 बनी थी, डेट आपको याद नहीं रखनी है। सारी पिछली बातों को इकट्ठा करके सिफारिश दी, क्योंकि साफ सीधी बात है अंतिम रूप से बन रही है। तो इसने क्या किया, इसने जो पिछली समितियां बनी थी उन्हीं की बातों को उठाया, इकट्ठा करके इसने दे दिया कि लो भाई ऐसे करते रहो। वही बात बोली, रिपीट करेगा, संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए पंचायतों। क्या है? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। यानी कि थुंगन समिति और L सिंघवी समिति थी उसने भी रिपीटेशन किया है इसकी समिति का। ठीक है, औरतों को आरक्षण दो, स्टार लगा लेना, इंपोर्टेंट। इसने ही बोला था जो 33% जो सीट हैं वो महिलाओं को आरक्षित की जाएं। यानी कि जो 33% सीट हैं वो महिलाओं को आरक्षित की जाए। ये किस समिति ने बोला था? ये बोला था थुंगन समिति। ठीक है, ये है थुंगन समिति ने बोला था कि महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए। इस पर आपको स्टार लगा लेना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस समिति ने यह बोला था कि महिलाओं को भी पंचायती में आरक्षण दिया जाए? तो थुंगन समिति। संसाधन उन्हें इकट्ठे करने चाहिए, संसाधन उन्हें खुद इकट्ठे करने चाहिए, और 3 स्तरीय प्रणाली की बात की थी। ठीक है, तो आप देखोगे वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में जो है वो पीके थुंगन समिति के आधार पर ही चल रही है, क्योंकि 3 स्तरीय प्रणाली है, ग्राम स्तर, ठीक है, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। औरतों को भी रिजर्वेशन है, संवैधानिक मान्यता है, ये सब बातें हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब उसके बाद अब हम देखते हैं एक और समिति है, उसके थोड़ी बात में चर्चा कर लेते हैं, गाडगिल समिति। ठीक है, ये है हमारी गाडगिल समिति। गाडगिल समिति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने 2 बातें बोली थी, वही संवैधानिक दर्जा दो, महिलाओं को ST SC के लिए आरक्षण दो। ठीक है, और राज्य वित्त आयोग निश्चित करेगा कि कितना वित्त देना। इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर पॉइंट कि राज्य वित्त जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो निर्धारित करेगा कि किसको कितना वित्त मिलना चाहिए, कितना पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, तो पंचायतों को जो पैसा मिलेगा वो कहां से मिलेगा? राज्य वित्त आयोग से मिलेगा। और कितना मिलेगा ये राज्य वित्त आयोग तय करेगा। तो अब तक हमने अशोक मेहता समिति, बलवंतराय मेहता समिति, थुंगन समिति, LM सिंघवी समिति, ठीक है, और लास्ट वाली गाडगिल समिति, इनकी चर्चा की। आपको 1 से 2 बार इनको नोट कर लेना है और रिवीजन कर लेना है। क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन ऐसा आएगा वो किसी पर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बेसिकली क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा क्योंकि यहां से ज्यादा क्वेश्चन घुमाएगा नहीं। तो हम अगली वीडियो में आपको 73वें संविधान संशोधन के बारे में बताएंगे। चलिए, थैंक यू।